हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का कृतिका एजुकेशन हब पर इस करंट अफेयर की सीरीज में। तो आज जो हमारी पहली न्यूज़ जो रहेगी इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वें नंबर का किसको मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। तो वीडियो शुरू की है, लेकिन बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, इसके आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाना। ठीक है, जैसे मैं लिख कर लाया हूँ वैसे ही नोट्स बनाना और वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन इनसे निकाल सकता है। एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो नोट्स जरूर बनाना रिवीजन के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वां, शुरुआत 1961 में, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी इसको देने की। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा इस पुरस्कार को कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं और इसके अलावा अंग्रेजी में अगर किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी उसकी है साहित्य क्षेत्र में, तो उसको यह सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान के तहत क्या देते हैं इनाम के रूप में? 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी या माँ सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा। इसकी कांस्य प्रतिमा। इस बार का 60वां जो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसको मिला है? आर वैरामुथु को। ये क्या है? एक तमिल कवि। इसके अलावा 2023 में 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला था? विनोद कुमार जी को। ठीक है, इतनी बातें इसमें आपको याद रखनी है। अब एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनाएगा? वो दो तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक पहला तो क्वेश्चन होगा बिल्कुल सिंपल कि हाल ही में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, तो 4 कवियों के नाम देगा, उसमें आपको एक बताना है। या फिर 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे। इसके अलावा जो स्टेटमेंट वाले जो टिपिकल क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट वाले टिपिकल क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 4 स्टेटमेंट देखो आपको कि यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 बादशाहें और इसमें 11 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और माँ सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वैरामुथु को। अब अगर इसमें स्टेटमेंट अगर आपको एग्जामिनर को गलत करना हो तो क्या चेंज करेगा? वो करेगा माँ सरस्वती की कांस्य की जगह क्या देगा? रजत। रजत प्रतिमा देगा। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को मिला। दो स्टेटमेंट में इसने दो, एग्जामिनर ने दो चेंज किए और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आजकल आज एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बना रहे, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। तो आप क्या काम क्या करना, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसका एक हल्का सा साइड में फॉर्मेट लिख लेना कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे अपने जाल में हमें ला सकता है। अब जो अगली जो न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी कि भारत में पहला एआई विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। कहाँ पर? कर्नाटक में। इसका लक्ष्य क्या रहेगा? कर्नाटक को एआई नेटिव राज्य बनाना। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, और वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि निम्नलिखित में निम्नलिखित में कहाँ पर भारत का पहला एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? ठीक है, इस तरह से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा। फिर ऑप्शन देगा कर्नाटक, राजस्थान,
केरल, और डी देगा आपको हिमाचल प्रदेश। वैसे चार ऑप्शन देकर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खोलने की घोषणा हुई है, कर्नाटक में। अब अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज रहेगी वो है जीआई टैग के बारे में। हाल ही में गुजरात के ऊंजा जीरा और ऊंजा सौंफ, इन दो प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। किसी उत्पाद की उत्पत्ति के विशेष क्षेत्र, खास गुणवत्ता, विशेषताओं और प्रतिष्ठा के आधार पर जीआई टैग किसी वस्तु को दिया जाता है। जीआई टैग किसी भी वस्तु को दिया जा सकता है, जैसे बनारस की साड़ी हो गई, आगरा का पेठा हो गया, कोई भी वस्तु हो, किसी भौगोलिक क्षेत्र पर उसकी विशेष मान्यता, विशेष प्रतिष्ठा हो, उसकी विशेष विशेषताएं हो, जैसे कि बीकानेर की भुजिया, आगरा का पेठा, ठीक है, मथुरा के पेड़े, बनारस की साड़ी, तो ये सभी क्या है, अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में वहाँ की विशेषताएं लिए हुए हैं। इसके इनके अलावा कहीं इनको अगर उत्पादों को बनाया जाता है तो वो नकल के क्षेत्र में आएगी, ठीक है। तो जीआई टैग देने के बहुत सारे फायदे हैं। तो जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग कितने वर्ष के लिए मान्य रहता है? 10 वर्ष के लिए। अगर किसी वस्तु को कोई जीआई टैग मिला है, यानी कि उस क्षेत्र की वो विशिष्ट पहचान है वो वस्तु, तो वो 10 वर्ष के लिए मान्य रहती है। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है, ठीक है। पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की जो चाय है उसको 2004 में पहला जीआई टैग मिला था, यानी कि जो दार्जिलिंग में जो चाय है, ऐसी चाय विश्व में कहीं पर भी नहीं होती, इसलिए उस उस चाय की जो विशेषताएं है वो कहीं और चाय पैदा करने में वो विशेषताएं नहीं आएगी, इसलिए इस चाय को जीआई टैग दिया गया, ठीक है। वर्तमान में ऊंजा जीरा और ऊंजा सौंफ जो गुजरात क्षेत्र में बोया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया। तो एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा तो स्टेटमेंट में दे सकते हैं 10 वर्ष के लिए, गलत करवाना हो तो उसको 15 वर्ष कर सकते हैं, 5 वर्ष कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिलान वाले जो सम्मिलित करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि ऊंजा जीरा ऊंजा सौंफ जो जीआई में हाल ही में कितने प्रोडक्ट को मिला है उनको देगा, और साथ में देगा कि ये कहाँ पर पैदा होते हैं या फिर कहाँ का जीआई टैग है, याद रखना। अब उसके बाद है प्रोजेक्ट फ्रेया। प्रोजेक्ट फ्रेया क्या है? यूक्रेन और पश्चिमी देश है, इन 10 देशों ने मिलकर, यूक्रेन के साथ 9 पश्चिमी देशों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट चलाया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हवाई रक्षा योजना, यानी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना। रूस यूक्रेन पे जो हमले कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना, ताकि वो सस्ती भी रहे और बाहर से आयात भी ना करनी पड़े, ठीक है। तो यूक्रेन और पश्चिमी देशों से संबंधित है प्रोजेक्ट फ्रेया। यूक्रेन की रक्षा कंपनी फायर पॉइंट द्वारा यह शुरू किया गया है। यूरोप के लिए एकीकृत मिसाइल सुरक्षा कवच विकसित करना है। एकीकृत मिसाइल सुरक्षा कवच विकसित करना है, हवाई रक्षा परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर की, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट फ्रेया किस देश से संबंधित है, वो 4 देशों के नाम देगा। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट फ्रेया किस क्षेत्र से संबंधित है, प्रोजेक्ट फ्रेया क्या है। ऐसे करके 4 याद रखना कि एयर डिफेंस सिस्टम है एक तरह का। यूक्रेन और 10 जो पश्चिमी देश है, यूरोप के जो देश है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, ये मिलकर लाई है, ठीक है, ये परियोजना। उसके बाद है विधायी गौरव यात्रा। अभी हाल ही में 15 जुलाई 2026 को जयपुर में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है।
राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो यहाँ पर एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना विदाई गौरव यात्रा 75 वर्ष पूरे हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरी संभावना है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाल ही में विदाई गौरव यात्रा के कितने वर्ष पूरे हुए? 50 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा। या फिर विदाई गौरव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। कब किया गया? 15 जुलाई 2026 को। तो ये एक एक शब्द आप लोग याद रखना। और नेक्स्ट जो है वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.4। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को और आगे बढ़ाना, इसके लिए मिशन 2.0 लाया गया है। पहले 1.0 था, इसमें था कि चिप जो होती है उसको डेवलप करना, ठीक है। अब इसमें और विस्तार किया गया है, चिप के अलावा भी विस्तार किया गया है। तो देखते हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत सरकार करने जा रही है इसमें, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में। इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो था सिर्फ चिप निर्माण का, तो चिप डिजाइन करना, उपकरण, मटेरियल, उन्नत तकनीक विकसित करना, मतलब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जितने भी स्कोप है उन सभी स्कोप में काम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का। 2021 में इसका पहला चरण शुरू हुआ था, याद रखना, और अब 2026 में इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। के लिए लागत 1.27 लाख करोड़ रुपए। दूसरी है पॉलिसी, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर इंडिया, NIPU 2026। आप लोग इसको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू उत्पादन से 10 मिलियन टन अतिरिक्त यूरिया के उत्पादन को बढ़ावा देना। यानी अभी तक जो यूरिया हमारे यहाँ पर उत्पादित हो रही है उसमें 10 मिलियन टन यूरिया का उत्पादन बढ़ाना है, इस योजना का उद्देश्य। नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया NIPU 2026। इसके लिए क्या किया जाएगा? 8 या 9 नए गैस आधारित यूरिया प्लांट है वो स्थापित किए जाएंगे 10 मिलियन टन यूरिया अतिरिक्त उत्पादन के लिए। जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 है उसकी तुलना में 2026 में जो प्रत्येक संयंत्र स्थापित होगा वहां से 250 करोड़ से अधिक की बचत होने का सरकार को अनुमान है कि प्रत्येक संयंत्र से 250 करोड़ से अधिक की बचत होगी, इसका अनुमान लगाया। वर्तमान में यूरिया उत्पादन की कुल 33 इकाइयां हैं। 10 मिलियन टन जो विदेशों से आयात होता है उसके ऊपर निर्भरता कम होगी। विदेशों में हम जो पैसे भेजते हैं उसकी जगह हमारे भारत में ही वो पैसा रहेगा, इससे बचत होगी। 8 से 9 नए गैस आधारित यूरिया संयंत्र लगाए जाएंगे, इसको आप लोग याद रखना। अब अगली जो न्यूज है वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अभी हाल ही में मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी 2026 में, अंडर 19 और अंडर 23, अंडर 23 और अंडर 19 के लिए। कहाँ पर हुई थी? जकार्ता, इंडोनेशिया में, 3 से 16 जुलाई 2026 को। इतनी बातें आप याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अगर पूछेगा डायरेक्ट तो हाल ही में अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। कब हुआ था? 3 से 16 जुलाई 2026 के मध्य। अगर स्टेटमेंट वाले देगा तो इनमें से 4-5 स्टेटमेंट देगा, फिर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है या कौन से कथन असत्य हैं। अब भारत को कुल कितने मेडल मिले हैं? कुल 24 मेडल मिले हैं। इसमें से 19 मेडल जो है महिला वर्ग खिलाड़ियों को मिले और 5 मेडल पुरुष वर्ग खिलाड़ियों को मिले हैं। महिला वर्ग में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य, और पुरुष वर्ग में 2 स्वर्ण और 3 रजत। अभी हाल ही में एक पीछे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, इसमें डायरेक्ट खेल से संबंधित आ गया था कि निम्न खेल में कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिले हैं। तो ऑप्शन
उसमें 4 यही दे रखे थे। ठीक है, 5 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक, 4 कांस्य पदक। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है, अभी इसको याद रखना। क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कुछ, अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में महिला वर्ग में कितने मेडल जीते। ठीक है, तो ऑप्शन क्या देगा, 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य। ऑप्शन बी देगा 3 स्वर्ण, 12 रजत, 4 कांस्य। या फिर 7 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य। 12 स्वर्ण, 4 रजत, 8 कांस्य। बहुत टफ क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन अभी जो पीछे सेक्रेटरीट में एग्जाम हुआ था उसमें एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना आप लोग। इसके अलावा जो अंडर 19 महिला वर्ग में है, इसमें 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक इसमें जीते हैं। 5 में से 2 तो सोने के और 6 रजत के, अंडर 19 वालों ने। इसमें सोने के जो पदक जीते वो है चंद्रिका भोरेश्वरी 51 kg वर्ग में और प्राची 57 kg वर्ग में। अंडर 23 में 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य महिला वर्ग में जीते हैं, जिसमें निशा चौपन जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा पुरुष वर्ग अंडर 23 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, विश्वास नाथ सुरेश 50 kg में और गंगा 55 kg में। इसके अलावा 3 स्वर्ण रजत पदक जीते हैं वंशज 65 kg, आदित्य 55 kg और शुभम 90 kg में। याद रखना 3 रजत पदक अंडर 19 में। यह है अंडर 19 और ये है 2 है अंडर 23। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज की रही, तो कैसी लगी आपकी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इन जो करंट अफेयर की वीडियोज है इनके नोट्स जरूर बनाना, प्रॉपर वे से नोट्स बनाना, जैसे एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिस तरीके से उसी हिसाब से नोट्स बनाना। तो आप लोग अगर वीडियो को पसंद करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली आपको करंट अफेयर की वीडियोज है ये मिलती रहे। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताना, करंट अफेयर की क्लासेज ऐसी लग रही है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।